हेलो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2023 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपका आ चुका है और लास्ट डेट भी हमारी ओवर हो चुकी है। लास्ट डेट थी आपकी 7 दिसंबर 2023। तो 17 नवंबर से आपकी नोटिफिकेशन स्टार्ट थी। 17 नवंबर से आपकी 7 दिसंबर 2023 तक इसकी फॉर्म्स हमें भरनी थी। तो हम सभी ने फॉर्म्स भर लिए हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और हमारे पास देखा जाए तो आपका जो प्री आपका जैन महीने में होने वाला है और मेंस आपका फेब में होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 या 3 महीने का टाइम आप मान सकते हैं। तो इतने कम टाइम में हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे हम लोग अपना सिलेक्शन जो है पक्का करें। तो सिलेक्शन करने से पहले हमें थोड़ा बहुत जानना होगा बेसिक की इसमें कितनी वैकेंसीज आई है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो है आपका 8773। तो 8773 वैकेंसीज इसमें निकली है और ये ऑल इंडिया लेवल पे आपकी इतनी टोटल वैकेंसीज है। देखा जाए तो ये नंबर अपने में बहुत अच्छा है। आपको तो अपने लिए सिर्फ एक सीट के लिए लड़ाई करनी है ना, आपको एक सीट के लिए पढ़ाई करनी है। अब हम एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से हम शुरू करें कि इतने कम टाइम में। अब हमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने तैयारी की मतलब शुरू ही नहीं किया होगा, या किसी ने बहुत टाइम से शुरुआत कर दिया होगा, 1 या 2 नंबर से हमारा रह रहा होगा, किसी सेक्शनल कट ऑफ की वजह से हमारा रह रहा होगा। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ में बताऊंगी कि कौन कौन से मतलब इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री में क्या होता है और मेंस में क्या होता है। तो थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो कर लेते हैं। देखिए, प्री में आपके 3 पेपर रहेंगे। आपका पहले नंबर पे आ जाएगा इंग्लिश, सेकंड में आपका क्वांट और तीसरा पेपर आपका रहेगा रीजनिंग का। ठीक है, इंग्लिश हमारी आएगी 30 क्वेश्चंस की। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में हमारे 30 क्वेश्चंस। और अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो प्री में सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के रहते हैं। क्वांट की बात करें तो 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चंस रीजनिंग में भी रहेंगे और उसमें भी 35 मार्क्स रहेंगे। यानी क्वांट और रीजनिंग का सेम है, 35 क्वेश्चंस, और इंग्लिश में सिर्फ 30 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम इसको टोटल ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा? ये हमें मिलेगा 100। यानी इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स के वो रहते हैं। और अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें तो हमें कितना टाइम मिलता है? हमें 20 मिनट्स। भले क्वांट और रीजनिंग में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है पर उसमें हमें टाइम उतना ही मिलेगा जितना हमें इंग्लिश में मिलता है। यानी 1 घंटे को 3 हिस्से में हम लोग बांट देंगे, 20 मिनट्स का हमें यहाँ पे टाइम मिलता है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम होता है। सेक्शनल मतलब जैसे आपका इंग्लिश का पेपर है तो उसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम है, क्वांट के लिए 20 मिनट। तो टोटल हमारा 1 घंटे यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्री का सिलेबस होता है। प्री के बाद अब हम मेंस की बात करेंगे, पर प्री में देखिए कि हम कहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट की अपनी कट ऑफ भी जाती है और टोटल कट ऑफ भी जाती है। एग्जांपल जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में मान लीजिए 12 या 15 कट ऑफ चली गई। ऐसे क्वांट में मान लीजिए 15 चली गई, रीजनिंग में मान लीजिए 18 चली गई। तो इनकी हर सब्जेक्ट की सेशनल कट ऑफ मतलब इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की अपनी अलग अलग कट ऑफ जाती है, प्लस जो टोटल आपके मार्क्स आते हैं उसकी एक टोटल कट ऑफ अलग से जाती है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का एक अलग से कट ऑफ है और जो हमारे टोटल मार्क्स रहते हैं उसका भी एक अलग से कट ऑफ यहाँ पे जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। अब मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगी प्री के बारे में कि हमें प्री की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। जब मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया था तब मेरे प्री में 100 में से 82.5 मार्क्स आए थे और उस टाइम पे मैंने तमिलनाडु स्टेट से अप्लाई किया था और तमिलनाडु स्टेट की उस टाइम पे आई थिंक 22 के आसपास कट ऑफ थी। तो अप्रोक्स ये 4 टाइम्स ज्यादा जो है मेरे मार्क्स आए थे जब मैंने ये एसबीआई क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया था। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ कि हमें कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करनी चाहिए। मेरे 82.5 मार्क्स में से आपको स्पेसिफिक मार्क्स बता देती हूँ। रीजनिंग मेरे पूरे 35 में से 35 मार्क्स थे, क्वांट में मेरे 30 मार्क्स थे और 17.5 मार्क्स मेरे इंग्लिश में थे। ठीक है, 30 में से 17.5 मार्क्स, 35 में से 30 मार्क्स और रीजनिंग मेरे 35। तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रीजनिंग। रीजनिंग में मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट फुल ही आते थे। कुछ मैंने आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम लिखे थे, वहाँ प्री और मेन से मेरे पूरे थे। तो उस टाइम पे आईबीपीएस प्री में कुछ 35 मार्क्स था और जो मेन से मेरे 40 में से 40 मार्क्स थे। तो प्री में भी मेरे रीजनिंग में फुल थे और जो मेन है उसमें भी फुल मार्क्स थे। तो मैं आपको आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगी कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें रीजनिंग में एक भी मार्क्स, क्योंकि सबसे स्कोरिंग जो है ना वो रीजनिंग ही होता है। और स्पेशली जैसे आपका सर्कल अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट है, तो उसकी कुछ ट्रिक्स है मेरे पास जो आपको, क्योंकि देखिए पेपर आपका डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपको 1 घंटे के बदले कोई 2 घंटा दे दे तो पूरा पेपर आप सॉल्व कर लेंगे और आपके 100 पे 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं। मेन चीज जो मेन गेम है ना वो टाइम का, हमें अपने टाइम को सेव करना है। मतलब जो जितना फास्ट होगा ना, जो जितना कैलकुलेटिव होगा वो जो है सिलेक्शन ले जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे टाइम होती है। पहले हम लोग प्री की बात करते हैं, प्री का डिस्कशन कंप्लीट होगा तो हम लोग मेंस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होती है टाइम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग में ये टाइम बिठा के रखनी कि आपको सिर्फ 1 घंटा यानी सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी वॉच है।
आपको सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं और 60 में से भी 3 जगह आपका टाइम बढ़ जाता है। 20 मिनट आपका रीजनिंग के लिए है, 20 मिनट इंग्लिश के लिए और 20 मिनट आपका मैथ्स के लिए। तो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, वो ठीक होता है, बट दिक्कत यहाँ पे टाइम की आती है। अब हमें क्या करना चाहिए, अब टाइम तो ज्यादा नहीं है, तो आप एक एक क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करना, या कोई बुक है उसमें से आप एक एक चैप्टर में से कुछ टॉपिक को प्रैक्टिस करें, तो उस काम को आप छोड़ दो, उस चीज का टाइम नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करना चाहिए, आप किसी का भी एक मॉक टेस्ट ले लीजिए, एक का या एक से ज्यादा का मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए और उसके बाद आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। तो जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आपके लिए सबसे बेनिफिट है। तो प्री के लिए हमें बस एक चीज दिमाग में रखनी है, जो कि मैं करती थी, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाती थी, उसके अलावा कोई बुक लेके क्वेश्चंस करना वो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने, उससे क्या होगा, और मतलब अगर हमें मॉक टेस्ट लगाने तो दिन में कितने लगाने चाहिए, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो पहले मैं दिन में 3 मॉक टेस्ट लगाती थी, लेकिन जब एग्जाम पास था तो एग्जाम से, जैसे मान लीजिए इस वीक एग्जाम है, तो उस एग्जाम वीक में मैं 5 मॉक टेस्ट लगाती थी एक दिन में। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना फिर उसको पढ़ना, बट कोई नहीं, एक बार अगर आप मेहनत करते तो लाइफ टाइम तक आपको उसका फल मिलता है, तो चलता है, इतना तो हमें करना ही चाहिए। ठीक है, तो प्री में आपको 20-20 मिनट का टाइम होता है, तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाइए, जितने मॉक टेस्ट आप ले सके, जितने आप लगा सके लगाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। एग्जाम टाइम पे आप 3 या 4 लगा सकते हैं, मतलब एग्जाम से हफ्ता भर पहले जब प्री का एग्जाम होगा, और उससे पहले आप दिन में 2 या 3, जितना आपको ठीक लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमने मॉक टेस्ट लगा लिया और हमने छोड़ दिया, नहीं, मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि उनके आंसर्स आपको दिए रहते हैं ना कि ये आंसर्स है, तो उसको खींचिए, प्रॉपर एक रजिस्टर लीजिए, 20 से 40 रुपए का रजिस्टर लीजिए, उस पर प्रॉपर नोट डाउन कीजिए। अब जैसे मॉक टेस्ट में आप लोग पैसेज पढ़ते हैं, ये हम पूरा डिस्कशन सिर्फ प्री का कर रहे हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट में आप पैसेज पढ़ते हैं, तो क्या पैसेज है, एक एक लाइनिंग, उसमें से कौन से पैसेज के कौन से वर्ड का आपको मतलब नहीं पता, तो पूरा कुछ नोट कीजिए। वो कोई वर्ड आ गया, मान लीजिए इस वर्ड का क्या मतलब है हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसको आप नोट कीजिए, उसको इंग्लिश वर्ड को लिखिए और फिर डिक्शनरी में ढूंढ के, आजकल तो गूगल में सब जगह मिल जाता है, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए कि कैसे आप डिक्शनरी से उसके मतलब को लिख रहे हैं और पूरा आप नोट करके रख रहे हैं। तो पूरा मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर आपने 1 घंटा मॉक टेस्ट में दिया है, तो कम से कम आपको 2 घंटे उसकी रिवीजन में, जो मॉक टेस्ट में आपकी कमियां रह गई, उसमें आपको फाइंड करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं इतना ज्यादा नहीं करती थी, पर इसका जो है काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलता है। मैं जैसे मैंने 3 या 4 मॉक टेस्ट लगाए, तो 3 में से मैं 1 या 2 देखती थी, बाकियों के ज्यादा मैं नहीं करती थी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको जितने भी मॉक टेस्ट है सभी के, आपको अगर आप 1 घंटे का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो 2 घंटा आप उसको समझने के लिए कि आपकी कहाँ गलती हुई, आपके नंबर कहाँ कम रह गए, उसमें आप लगाइए, ठीक है। अगर आप 2 या 3 मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं प्री के लिए, उतना सफिशिएंट है। उसके लिए आपको कोई बुक खरीद के या अलग से उसको प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट में आपका आंसर्स होता है, उसको आप समझिए, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। या फिर जैसे मेरा पॉइंट तो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, तो आपका जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपकी टोटल कट ऑफ है उसमें आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वही आपकी मदद करेगा, ठीक है। सेशनल हमें कट ऑफ तो निकालनी है, पर टोटल कट ऑफ के लिए आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था तो मैं पजल्स लगाती थी, ठीक है, और पजल्स लगाने की वजह से मेरा 1 भी मार्क्स नहीं कटा। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उसको आप थोड़ा अच्छे से ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपका जो टोटल मार्क्स है वो क्लियर हो जाए, बाकी का आपका इंडिविजुअल भी क्लियर हो जाएगा, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्री का है। आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगी, जैसे ये जो जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग के लिए क्या क्या मेरे पास ट्रिक्स थी, क्या क्या किस किस तरीके से, जैसे जो सेटिंग अरेंजमेंट है, कम टाइम में हम लोग कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी ट्रिक्स मैं आपके साथ आने वाले वीडियोज में शेयर करेंगे। अभी तो ये वीडियो सिर्फ डिस्कशन है कि कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। और प्री का ये हो गया आपका। तो प्री के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस 2-3 अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट खरीदने हैं और उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और आप लोग एक काम भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे आप लोग मॉक टेस्ट खरीद रहे हैं, अब इतने सारे मॉक टेस्ट तो नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि आप 15 या 20 साल पुराने जो है ना, 15 साल या 10 साल 10 ईयर्स पुराने जो ये क्वेश्चन बैंक आते हैं कि एसबीआई क्लर्क के जो एग्जाम हुए थे 10 साल पहले तक, उनके जो मॉक टेस्ट की जो बुक्स आती है वो खरीद लीजिए, ठीक है। 10 ईयर्स पुराने जो मॉक टेस्ट है उसको आप खरीद लीजिए और उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी टाइम पे आप लोग जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट है उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसके अलावा आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम फिजिकल कॉपी की बात करें तो 10 साल या 15 साल पुराने जो एसबीआई क्लर्क के मॉक टेस्ट है जिसमें एक्सप्लेनेशन होता है वो खरीद लीजिए, ऑनलाइन 2-3 मॉक टेस्ट खरीद के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे परफेक्ट आपकी जो है प्री की तैयारी इसमें हो जाएगी, इसमें और कुछ नया इसमें नहीं है। डिटेल सिलेबस की हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे, भी मैं बस आप लोगों को कुछ ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल सभी के सिलेबस की पूरी बात करूंगी कि इंग्लिश में क्या क्या पूछते हैं, रीजनिंग में क्या क्या आता है, मैथ्स में, वो डिटेल वीडियो में आपके साथ आने वाली वीडियो में, डिटेल डिस्कशन में आपके साथ आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे प्री का भी डिस्कशन हो गया, अब हम आते हैं मेन्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए प्री और मेंस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। जैसे आपका प्री का रिजल्ट आया ना, आपको आज पता लगा कि आपका प्री जो है क्लियर हो चुका है, सो उसके बाद आपके पास 20 से 25 दिन का टाइम होता है। अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो सिर्फ 25 दिन का टाइम होता है। अभी मैं आपको मेंस का सिलेबस बताती हूँ कि कितना ज्यादा बल्क सिलेबस होता है और उसको आप 25 दिन में नहीं कर सकते, ठीक है। मेंस में हमारे होते हैं टोटल 4 सब्जेक्ट। चलिए मेंस की हम लोग बात करेंगे, मेंस में कितने सब्जेक्ट हैं। तो अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में हमारे पास टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला आपका जनरल या फिर आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस,
ये पहला पेपर हो गया। सेकेंड है आपका जनरल इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर हमारा दूसरा पेपर हो गया। तीसरा पेपर हमारा क्वांटिटेटिव यानी मैथ्स, और लास्ट पेपर आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एबिलिटी। ठीक है, ये 4 पेपर है। तो देखिए पेपर तो 4 है, पर अगर हम टोटल इसके मार्क्स की बात करें, टाइमिंग की बात करें और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स की बात करें, उसकी एक बार बातचीत कर लेते हैं। इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे हम लोग टेबल बना लेते हैं। पहला है आपका क्वेश्चंस, सेकेंड है आपका मार्क्स की कितने मार्क्स के हैं, और लास्ट आपका टाइम कितना टाइम मिलता है। ठीक है, लिखते हैं आप इसको। देखिए जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, और कितने मार्क्स के, 50 मार्क्स के होते हैं। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टाइम कितना मिलता है, 35 मिनट का टाइम मिलता है। सेकेंड आता है जनरल इंग्लिश, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के, 40 मार्क्स के। टाइम कितना मिलता है, सेम 35 मिनट्स। तीसरा आता है आपका क्वांटिटेटिव यानी कि मैथ्स, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के। ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है, क्वेश्चंस 50 है बट 60 मार्क्स यानी कि कुछ क्वेश्चन 1.5 इस तरह से भी आपके हो सकते हैं। टाइम कितना मिलता है, क्योंकि 60 मार्क्स है 50 क्वेश्चन, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा। यहाँ 35 मिल रहा है, यहाँ पे आपको 10 मिनट यानी कि 45 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग और आपका जो कंप्यूटर एबिलिटी है उसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, सेम क्वांट और रीजनिंग सेम है, यानी कि इसमें भी 50 क्वेश्चन, मार्क्स इसमें भी 60 रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ी बनी हुई है इन दोनों की, जनरल और इंग्लिश और आपके अवेयरनेस वाले की जोड़ी बनी है, और क्वांट और रीजनिंग वाले की, तो ये दोनों सेम रहता है और ये भी सेम रहता है। यहाँ का टाइमिंग भी सेम है, यहाँ पे 45 मिनट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबकी अपनी जोड़ी यहाँ पे बनी हुई है। फाइनेंशियल और जो आपकी जनरल इंग्लिश और जो आपकी जनरल अवेयरनेस है वो उसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, पर यहाँ पे टाइमिंग सेम है। कितना टाइमिंग है, 35 मिनट का यहाँ पे दोनों का टाइम रहता है। यहाँ पे जो क्वांट है, क्वांट में कितने हैं, 50 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, यहाँ पे 45 मिनट का टाइम देता है। एक और बात नोट करने वाली है कि जो रीजनिंग के साथ यहाँ पे कंप्यूटर है ना, पहले ये नहीं हुआ करता था। रीजनिंग के साथ जब मैंने एग्जाम दिया था तब ये ऐड किया था उस टाइम पे। तो देखिए रीजनिंग के साथ जो कंप्यूटर ऐड किया, तो कंप्यूटर के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। जो बेसिक कंप्यूटर्स होते हैं ना, बेसिक अगर आपके पास कुछ नोट्स हो या आपके साथ मैं बाद में भी शेयर करूंगी, तो उसको भी आप गो थ्रू करेंगे, बहुत बेसिक कंप्यूटर्स आते हैं, उसकी मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर करूंगी। रीजनिंग यहाँ पे मेन है, तो सोचिए 60 नंबर सिर्फ एक अच्छा खासा, मतलब जो आपकी टोटल कट ऑफ है उसमें आपकी काफी मदद कर सकता है। इसमें ज्यादातर जो मेन फोकस होता है ना 60 नंबर, मेन फोकस आपका उसी के ऊपर होता है, मतलब 20 नंबर के आसपास आप अपनी पजल्स ये सारा इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो रीजनिंग है वो काफी सिंपल होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग होता है ना वो आपका रीजनिंग ही होता है, उसमें थोड़ी सा आप अच्छे से मेहनत कीजिए, उससे आपका जो है काफी टोटल कट ऑफ में काफी अच्छा क्लियर करने का चांस बढ़ जाता है। क्वांट में पूरी की पूरी मैथ्स है और उसका भी हम डिटेल में देखेंगे। इसमें ज्यादातर डीआई पे आप मेंस में फोकस कीजिए, तो मेंस में डीआई इस समय से भी ज्यादा पूछा जाता है। जनरल इंग्लिश में मेनली जो पैसेज होते हैं आपके, उसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में 2 चीजें आती हैं। 2 चीजों में क्या है, पहली चीज है आपकी करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप 5 महीने तक के जो है 5 मंथ्स तक के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। जैसे आपका फरवरी में एग्जाम है ना, तो आप सितंबर अक्टूबर से फरवरी तक के जो है करंट अफेयर्स जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो सब आप पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसमें बैंकिंग अवेयरनेस की, जैसे जीडीपी क्या होता है, तो जो बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस है वो क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब्जेक्ट भी मेरा काफी स्ट्रॉग है, इसकी भी मैं आपके साथ काफी सारी वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, मतलब आपको बेसिक मालूम होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। तो जिन्होंने भी बीकॉम की है तो उनके लिए ये फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ईजी है, उनको इसमें डिफिकल्ट नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, तो वही सब होता है, बट इसमें आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, जैसे जनरल अवेयरनेस क्या होता है, मतलब जीडीपी क्या होता है, और आपके जैसे अगर हम पैसों की बात करो, नेफ्ट, आरटीजीएस, तो जो चीजें बैंकों में इस्तेमाल होती है वही वाली अवेयरनेस होती है। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल आपकी अवेयरनेस कितनी है, आप कितना फाइनेंस के बारे में समझते हैं। ठीक है, फाइनेंस बैंकिंग उसके बारे में क्वेश्चन होता है, इसकी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी, इसको आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमारे यहाँ पे होती है। अब हमें मेंस के लिए क्या करना चाहिए, तो देखिए 25 दिन का, जैसे मैंने आपको बताया 25 दिन का टाइम होता है। 25 दिन में तो हम लोग इतना सारा कुछ नहीं पढ़ सकते, तो इसकी तैयारी में पहले से करनी होती है। तो प्री के लिए हम लोग जैसे सारा जो मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, तो आप ऐसे कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मॉक टेस्ट देना है, तो 3 में से आप एक काम कर लीजिए, 2 प्री वाली मॉक टेस्ट लगा लीजिए और एक जो है मेन की मॉक टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, तो इससे आपको मदद मिलेगी। और जैसे लास्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल के आप क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक, मतलब प्रीवियस ईयर के, ऐसे ही नहीं कोई प्रैक्टिस वाले नहीं, प्रीवियस ईयर मतलब जो सच में पूछे गए थे। चाहे तो आप एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर वाले ले लीजिए, उससे काफी मदद मिल जाएगी, या फिर आईबीपीएस क्लर्क के भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उनसे भी आपको काफी हेल्प हो जाएगी। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि 10 साल पुराने एसबीआई क्लर्क के जो है पुराने
मॉक टेस्ट वाली बुक ले लीजिए और उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और 2-3 आपने मॉक टेस्ट तो खरीद लिए होंगे, अलग अलग टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मेंस के लिए भी वही फंड है जो मैंने आपको प्री में बताया। बट हाँ, मॉक टेस्ट आपको जनरल अवेयरनेस इस सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्कोरिंग होता है। ठीक है, सोचिए 50 मार्क्स आपको मिल रहे हैं जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो 50 में से मुझे लगता है कि 35 के आसपास आपका 30 to 35 के आसपास आपका जनरल अवेयरनेस पूछते हैं, यानी करंट अफेयर्स। और 20 नंबर के आसपास, 15 से 20 नंबर के आसपास आपका बैंकिंग अवेयरनेस यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 मार्क्स काफी स्कोरिंग है, ये पूरा स्टैटिक है। लेकिन जो 30 नंबर के आसपास या 30 से 32 नंबर के आसपास आपका करंट अफेयर्स है, उसके लिए आप 5 से 6 महीने का जो है पुराना जो भी आपका करंट अफेयर्स है उसको आप रीड करके जा सकते हैं। तो ये काफी स्कोरिंग है। तो देखिए, स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस ना आप इन दो पे कीजिए, फर्स्ट एंड फोर्थ पे। रीजनिंग काफी स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें भी पजल्स कुछ इजी आती है, कुछ डिफिकल्ट आती है, पर कुछ और जो सिलेबस है ना रीजनिंग का, वो बहुत ज्यादा सिंपल है। तो उसकी हेल्प से आप रीजनिंग आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट और फोर्थ है ना, ये आपकी टोटल कट ऑफ को निकालेगा। तो दिमाग में फोकस रखिए कि आपको टोटल जो कट ऑफ निकालनी है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हमें टोटल कट ऑफ निकालनी है तो हमें ज्यादा फोकस किस पे करना पड़ेगा? हमें एक तो अपना फाइनेंशियल और जनरल अवेयरनेस पे करना पड़ेगा, प्लस आपको रीजनिंग पे करना पड़ेगा। तो ये दो आपकी टोटल कट ऑफ के लिए मदद करेंगे। टोटल कट ऑफ तो हो गई, पर हमें तो सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है ना। हाँ, तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। तो जैसे मान लीजिए किसी का इंग्लिश वीक है, बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि इंग्लिश की वो जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी क्लियर नहीं कर पाते। तो उनको अपना जो है, अब आपको इंग्लिश की ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। ठीक है, क्वांट है, क्वांट भी बहुत से लोगों का अच्छा ही होता है जनरली। तो क्वांट में भी अपनी जो है टोटल मार्क्स को आप स्कोर कर सकते हैं या सेशनल कट ऑफ को स्कोर कर सकते हैं। अब ये जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सबको लगता है वो है जनरल इंग्लिश। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। ऐसा हम लोग क्या करें कि हमारी इंग्लिश सुधर जाए। ठीक है, ये मेरे साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ था, मैं आपके साथ वही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। ठीक है, तो जब मैं किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेती थी, तो उस टाइम की स्टोरी है कि एक पर्सन जिसका हमेशा जो है एग्जाम क्लियर होता था, और मान लीजिए जैसे कट ऑफ गई है एग्जाम्पल के तौर पे 50, तो उसके हमेशा 70 नंबर ज्यादा ही आते थे, पर उसके बावजूद भी उसका प्री तक क्लियर नहीं हो पाता था। उसका रीजन कि उसकी जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश वाली जो है सेशनल कट ऑफ वो क्लियर नहीं कर पाता था। ये स्टोरी एक पर्सन की। ठीक है, तो टोटल मार्क्स, मतलब आप सोचिए कि टोटल कट ऑफ जो कट जैसे 50 की टोटल कट ऑफ गई तो उसके 70 मार्क्स है। उसके बावजूद भी क्योंकि वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट की इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका प्री ही क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो मेंस तो बहुत दूर की बात इसमें होगी। तब उनको ही मैंने सजेशन दिया था कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपनी इंग्लिश उसी तरह से इंप्रूव की है। तो करना क्या है कि हमें अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना है। और सच में ऐसा हुआ कि उस बंदे ने वही चीज ट्राई की जो मैंने बताई, और उसकी हेल्प से उसको क्या मदद मिली, उसको ये मदद मिली कि पहले वो जो सेक्शनल की जो प्री की जो है कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर पाता था, मेंस में उसका जो स्कोर था वो आई थिंक कुछ 32 के आसपास उसका मेंस में स्कोर था इंग्लिश में। तो आप सोच लीजिए कि कितना इंप्रूवमेंट कैसे हुआ। मतलब जनरली कोई बोलता है ना स्टोरी में कि मैं बहुत मोटा था, मैंने दवाई खाई, मैं पतला हो गया, तो इस तरह से लोग स्टोरीज बताते हैं। बट रियलिटी में ये जो है मेरे सामने एग्जाम्पल हुआ है कि वो पर्सन जो प्री की क्लियर, मतलब प्री की कितनी कट ऑफ जाती थी, आई थिंक 30 की अगर आप बात करें तो 8 या 9, क्योंकि इंग्लिश जनरली सबकी पुअर ही होती है तो ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती इंग्लिश की। तो 8 या 9 जो बंदा क्लियर नहीं कर पा रहा था, मेंस में जो पेपर टफ है वहां पे वो 30 से 32 मार्क्स थे। तो क्या उन्होंने ऐसा किया, मैं आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जितने भी जो पैसेज होते हैं ना, पैसेज भी ये नहीं कि हमें कोई, जनरली लोग क्या बोलते हैं, द हिंदू पढ़ लो या टाइम्स नाउ पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो। तो देखिए, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, बट जब हमारे पास टाइम नहीं है तब हम क्या करें। कम टाइम में आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है कि आप उठा लीजिए पुराने साल के पैसेज। अब जरूरी नहीं कि आप लोग एसबीआई क्लर्क की तैयारी करें तो आप सिर्फ क्लर्क वाले ही पैसेज उठाएंगे। आईबीपीएस जो आपके पीओ है उसके भी आप पैसेज उठा सकते हैं, या फिर आईबीपीएस क्लर्क के जो है पैसेज उठा सकते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा, मतलब दिमाग में आप फोकस कर लीजिए, कम से कम 100 पैसेज आप करके जाएंगे, कम से कम मिनिमम। मैंने आपको बोला है इसको आप 100 से 150 भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश पुअर, आपको इंग्लिश सुधारनी है, तो 100 से 150 पैसेज आप पढ़िए। अब हमें करना क्या है, पैसेज को आप गो थ्रू कीजिए। ठीक है, एक पैसेज में जनरली आपके 15 से 20 सेंटेंस ऐसे होते हैं ना, जो पूरा पैराग्राफ होता है। आप ये कीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू कीजिए, और आप एक 15 या 20 रुपए का रजिस्टर खरीद के रख लीजिए। ऐसे होगा कि एक लाइन में से आपको 3 वर्ड के मीनिंग नहीं पता, या शुरुआत में ऐसे होगा कि एक लाइन में मान लीजिए, पैसेज की पहली लाइन में मान लीजिए 10 वर्ड लिखे, और आपको क्या पता 10 में से शायद एक ही वर्ड मालूम है, जैसे ही, सिर्फ इसका मतलब मालूम है, बाकी लाइन का आपको मतलब ही नहीं मालूम। जिस वर्ड का आपको मतलब नहीं पता उसको लिख लीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ वर्ड्स आए, आपने पूरा पैसेज पढ़ा और आपको पता लगा इस पैसेज में तो आपको पूरे 40 वर्ड है जिसका मतलब ही नहीं मालूम, ऐसा आपको फील हुआ। तो कोई नहीं, आपने 40 के 40 वर्ड लिख लिए। अब क्या करना है, आजकल तो काम बहुत ईजी हो गया है, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने भाई को उस काम पे लगा दीजिए, किसी को भी जो फ्री हो। आप बोलिए कि मैंने जो वर्ड्स लिखे मुझे इसका मतलब जो है, आजकल गूगल ट्रांसलेटर होता है ना, गूगल में आप टाइप करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, तो इसका मतलब हिंदी में लिख के दे दे। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप इस काम में किसी और को भी लगा सकते हैं जो आपकी मदद करना चाहे आपके घर में। उस जो आपने 40-50 वर्ड लिखे हैं उसके मतलब हिंदी में उसका क्या मतलब है, क्योंकि आप लोग हिंदी को बेटर वे में समझ पाएंगे, तो उसका हिंदी में मतलब लिखने को बोलिए। ठीक है,
यही काम आप कीजिए। जो मैंने आपको 150 पैसेज बताया है, कहीं से आपको मिल जाए पैसेज, उसको उठा लीजिए। मतलब पैसेज देखते ही आपकी नजरों में होना चाहिए कि ये खजाना है। इसमें से हमें जितने वर्ड्स, जैसे कंकड़ पत्थर में से हम लोग खजाना ढूंढ रहे हैं ना, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। उस मेंटेलिटी के साथ आप उस पैसेज को पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आपने 40-50 वर्ड लिखवा लिए किसी से, खुद ही लिख लिया, और फिर आपने उसको रीड करना शुरू किया। तो उसको याद कैसे करें? याद करने का बस एक ही तरीका है। जैसे बचपन में हम लोगों ने कैसे टेबल याद की थी ना, टीचर क्या बोलता था? बोलता था बोलो एक, और हम लोग बोलते थे एक। फिर बोलता था कि दो, हम बोलते थे दो। ऐसे हमने एबीसी, इसको रटना पड़ेगा। रटने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई एक वर्ड है, मान लीजिए कोई, मैंने सिंपल सा एक वर्ड लिया, मान लीजिए वेलकम। ठीक है, सिंपल, इसका मतलब है स्वागत। तो आप इस वर्ड को 10 बार बोलिए। वेलकम मतलब वेलकम स्वागत, वेलकम स्वागत, वेलकम स्वागत मतलब वेलकम का पूरी लाइन मत बोलिए, वेलकम स्वागत वेलकम, इस तरह से आप उसको रिपीट कीजिए 15 से 20 बार। ठीक है, सब वर्ड्स के साथ ऐसे ही कीजिए। इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी बोलने की, क्योंकि आप पढ़ाई करते किसी से बात नहीं करते, तो आपकी जो है एक्सरसाइज भी हो जाएगी बोलने वाली। वेलकम स्वागत ऐसे करके आप 10 से 20 बार रिपीट कीजिए। ऐसे 40 वर्ड के साथ कर लीजिए। तो आपको आई थिंक आधा घंटा लगेगा ये सब रिपीट करने के लिए। ठीक है, आपको याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। अगली बार आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी बार 2-3 बार आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है, और अगली बार जो है आप उसको याद कीजिए। मतलब आप उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिकली जो आप रिपीट करेंगे ना 2-3 बार, आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में होगा। तो जैसे आप वेलकम सुनेंगे ना, वैसे आपको स्वागत याद आएगा। मतलब ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलेगा। तो इस तरह से आपको बोल बोल के उसको रटना है। रट रट के अगर आप कंप्लीट करेंगे ना, तो जैसे आपने 100-150 पैसेज किए होंगे, तो जो 20 रुपए का आपका रजिस्टर वो पूरा भर चुका होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसकी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। और आपको पता है बाद में क्या लगेगा? बाद में आपको लगेगा कि वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं। जैसे आप हिंदी की बात कीजिए, तो जनरली बाहर के लोगों से आप पूछिए तो उनको लगता है हिंदी तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल लैंग्वेज, ये नहीं आ सकती। तो ऐसा लोग सोचते हैं। साउथ के कुछ स्टेट है जहाँ पे लोगों को हिंदी नहीं आती, वो लोग सोचते हैं तो बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज है, बट हमें मालूम है हिंदी कितनी ईजी है। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है कि वर्ड्स जो है रिपीट होते हैं बार बार। आपको कोई बोले कि हिंदी लैंग्वेज सिखाइए, आपको कॉपी और पेन दे दे, ठीक है, और बोले कि कुछ वर्ड लिख के दिखाइए, आप उनको क्या लिख के दिखा सकते हैं? आपके दिमाग में कितने वर्ड आएंगे? क्योंकि वर्ड्स तो ऑटोमेटिकली आते हैं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं। तो इंग्लिश भी ऐसा नहीं कि बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड आपके रिपीट होते हैं। जैसे आपका 20 रुपए का रजिस्टर बढ़ जाएगा, तो इसमें आपके काफी सारे वर्ड आप देखना रिपीट हो चुके होंगे। जो आपने पैसेज पढ़े होंगे, काफी सारे वर्ड का यहाँ पे रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे ही आपकी वर्ड का आपको मतलब पता चला, वैसे ही आप पैसेज का मतलब सोचने लगेंगे। जैसे ही आप पैसेज का मतलब सोचने लगेंगे, वैसे ही आपके जो आंसर्स है ना, जो पैसेज के जो 4-5 क्वेश्चन है, उनके आंसर्स आप दे सकेंगे। और कई बार होता है ना कि इस वर्ड के सिनोनिम बताइए, इसका एंटोनिम बताइए, तो वो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स आप दे पाएंगे। तो इंग्लिश को अच्छा करने का बस एक ही तरीका है, हमें वोकैब अच्छी करनी पड़ेगी। उसके अलावा ग्रामर वामर इन सब पे बहुत ज्यादा आपको ज्यादा उस पर भी फोकस करना है। बेसिक्स तो जरूरी है, बट एटलीस्ट आपको अपनी कट ऑफ निकालनी है इंग्लिश की। तो इसके लिए यही ट्रिक आपकी सबसे बेस्ट ट्रिक है। पैसेज को पढ़ेंगे, और कई बार बहुत बार आप पैसेज को पढ़ते जाएंगे, उनके क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे ना, तो बहुत बार आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, और उसके कहने के थ्रू आप उसके पैसेज का आंसर दे सकते हो। तो देखा जाए प्री में भी अगर आपने पैसेज सारे सही तरह से कर लिए, तो आपकी कट ऑफ वैसे ही क्लियर हो जाएगी। मेन से भी वही कहानी है, अगर आपने पैसेज अच्छे से कर लिए और उनका मतलब आपको सही तरह से पता लग गया, तो मेंस की भी आपकी जो है सेशन कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो ये स्टोरी सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी इंग्लिश बोर्ड है, जो हमेशा इंग्लिश की वजह से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ट्राई करके देखिए, आपको पूरा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं किसी पर्सन को ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ और उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, और उसके बाद उस पर्सन ने अपने 1-2 फ्रेंड्स को बताया, उनके ऊपर भी जो तरीका काफी लागू किया। मतलब काफी असरदार ये तरीका रहा। आप लोग इस तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। तो हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, मैंने आपको बताया। मेन जो फोकस, अगर हम लोग शॉर्ट समरी में बात करें, जो भी हमने ये 15-20 मिनट के वीडियो में बात की, तो देखिए प्री में मेन आपको क्या करना है, 10 या 15 साल के पुरानी आपको कोई बुक ले लेनी, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के एसबीआई के क्लर्क के पेपर होंगे। ठीक है, जो हो चुके आपका। और ऐसे आपको 2-3 अलग अलग मॉक टेस्ट ले लेने हैं, 2-3 अलग अलग मॉक टेस्ट, और फिर उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, मेंस के साथ से, सॉरी, प्री के साथ आपको मेंस की तैयारी करनी है। तो जो आप 2 मॉक टेस्ट प्री के लगा रहे हैं, तो 1 मेंस के लगाइए। और जैसे आपका प्री कंप्लीट हो जाए, प्री का एग्जाम देके आ जाइए, वैसे आप 2 मॉक टेस्ट अपने मेंस के लगाने शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो मेंस का पेपर डबल होता है, तो एक दिन आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। मेंस के आप 2 से ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो दिन भर में आप 2 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, उतना सफिशिएंट है। पर जब प्री का एग्जाम चल रहा होगा, तब प्री के 2 लगाने और मेंस का 1 ही मॉक टेस्ट लगाना है। पर जैसे आपका प्री का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, मेंस के आप 2 मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा के उसके आंसर्स को देखिए, समझिए। तो 2 घंटे के मॉक टेस्ट को जब आप करेंगे ना, तो 2 मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको 2-2 घंटा उसके ऊपर लगाना है कि हमने जो गलती की है उसको सॉल्यूशन करके वैसे भी आपको देखना है। ठीक है, खुद पे, जैसे बोलते हैं ना, खुद पे हमें काम करना है। उसके बाद ही आप जो है अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। तो मेन 2 चीज होगी, मॉक टेस्ट हो गया, प्लस आपकी बुक हो गई 8 या 10 साल पुरानी। ठीक है, मेंस की भी वही स्टोरी है। मेंस के लिए भी हमें क्या करना है, 10 साल पुराने जो है एसबीआई क्लर्क जो मेंस में एग्जाम पूछे गए थे, तो बुक ले लेनी है आपको। प्लस मेंस के लिए आपको मॉक टेस्ट ही लगाने। कम टाइम में आप यही कर सकते हैं। और जिनके इंग्लिश पुअर है, उनको मैंने बताया कि क्या करना है, एक 20 रुपए का रजिस्टर लेके जो जो वर्ड्स नहीं आते उसको लिखना शुरू करें। कहाँ से वर्ड्स ढूंढने,
पैसेज पढ़ने हैं, जैसे आपके पास कोई गाइड है पुरानी, या ये जो मॉक टेस्ट की बुक है उसको भी आप ले लीजिए, ठीक है, या आईबीपीएस क्लर्क की मॉक टेस्ट की, या पुरानी कोई आईबीपीएस क्लर्क, मतलब कहीं से भी सोर्स है, ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक यहाँ से हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह आपको सेम कंटेंट ही मिलेगा, कहीं से भी आपको पैसेज दिखता है, या ऑनलाइन भी कई सारे पैसेज है, मतलब जो प्रॉपर पैसेज, यहाँ पर प्रॉपर स्टोरीज रहती है ना पैसेज, वहीं से आपको वर्ड्स लेने हैं और उनके ऊपर पूरा रजिस्टर बना के उसको करना है। अगर आपने अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर ली तो इंग्लिश तो आपका वैसे ही निकल गया। तो मेन जो है इंग्लिश के लिए इधर उधर ग्रामर वामर इन सब पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, और इतना आपको याद भी नहीं रहेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ग्रामर पे बहुत फोकस करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या रूल्स है उसको पढ़ते हैं, फिर बाद में एग्जाम में वो फिर उनका वो जो है कट ऑफ भी नहीं क्लियर होता। तो आप अपनी इंग्लिश मतलब वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी आप अच्छी कर लीजिए, 20 रुपए का रजिस्टर पूरा भर दीजिए, उसको पूरा याद करके चाहिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका इंग्लिश का जो है कट ऑफ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। जी आपको कोई ग्रामर नहीं आती, कुछ नहीं आता, आप छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा। जब आप पैसेज को रीड करना शुरू करेंगे ना, तो जैसे आपको मैं एक बात बताती हूँ, जैसे जो फॉरनर होते हैं, कोई भी जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप उसको ग्रामर के बेसिक रूल पूछे, उनको नहीं पता, उनके मुंह से ऑटोमेटिकली निकलता है। अगर आप उनको पूछेंगे ना कितने टाइप का टेंस होता है, या प्रेजेंट इंडेफिनेट, या पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, उनको नहीं मालूम, सीरियसली नहीं मालूम होता, पर उसके बावजूद वो उसको बोल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा जिसको लिखना नहीं आता वो बोल रहा होता है ना, तो वैसे ही आप 150 से 100 के आसपास अगर आप पैसेज को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेंटेंस को समझ जाएंगे कि यहाँ पे आईएनजी लगेगा या यहाँ पे ईडी लगेगा। ये ऑटोमेटिकली आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, और आपके अंदर हो भी जाएगा वो, ठीक है। तो आप इधर उधर ग्रामर के चक्कर में मत पड़िए, या इसको कैसे करते हैं उसको कैसे करते हैं, उस चक्कर को आप छोड़ दीजिए, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये तरीका मैं ऑलरेडी किसी पर्सन पे अप्लाई कर चुकी हूँ जो 4-5 साल से परेशान थे, इस तरीके को उन्होंने अपनाया और उनको बहुत बेनिफिट मिला, ठीक है। ये एक रियल स्टोरी है, इसमें कोई फेक या ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, और मैं आपको ऐसी कोई, ये बिल्कुल जेन्युइन स्टोरी जो किसी के साथ हो चुकी है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। देखा जाए तो सिर्फ आपके पास 3 महीना है, तो 3 महीने में बहुत कुछ आप नहीं कर सकते, बट आप एक इस तरीके को ट्राई कीजिए। इंग्लिश आपका पूरा है तो इंग्लिश के लिए आप ग्रामर सब कुछ छोड़ दीजिए, बस कहीं से 100-150 के आसपास मॉक टेस्ट सॉरी पैसेज ढूंढ लीजिए। पैसेज पे कहाँ से ढूंढना मैंने आपको बताया, आईबीपीएस चाहे पीओ से पैसेज मिले वहां से उठा लीजिए, ठीक है, या आईबीपीएस क्लर्क से पैसेज मिले वहां से उठा लीजिए। ऐसा नहीं है कि एसबीआई है तो मैं आईबीपीएस वाले पीओ वाले पैसेज को उठा, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना, कहीं से भी पैसेज मिले सबको उठा लीजिए, और अपनी जो 20 रुपए की बुक है उसको पूरा भरना है। ये इस बात को ध्यान रखना कि आपके दिमाग में पता है मेन फोकस क्या होना चाहिए, कि जो 20 रुपए का आपको रजिस्टर लाया ना, इसका लास्ट पेज तक आपको भरना है, तो दिमाग में कहीं से भी वर्ड मिले, मतलब इस पर दिमाग नहीं देना, अच्छा ये वर्ड तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ तो क्या मैं इसको दोबारा लिखूँ, लिख लीजिए। अगर एक वर्ड को आप 2 या 3 बार आपको रिपीट हो रहा है, उसका मतलब आपको याद नहीं, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। एक वर्ड को आप 4-5 बार लिख रहे हैं, लिख लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद होगा, उससे आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो आपके दिमाग में फोकस क्या है कि 1.5-2 महीने के अंदर ये जो 20 रुपए का रजिस्टर है पूरा भर देना है। उसमें आई थिंक, मुझे मालूम नहीं कितना पेज होता है, आई थिंक 100-200 पेज तो होता ही होगा। तो दिमाग में फोकस रखिए कि इस पूरी बुक को जो 20 रुपए का रजिस्टर उसको भर देना, ठीक है। कहीं से कुछ ग्रामर कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं। अगर आप ऐसा करके देखेंगे आपको 3 महीने के अंदर आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा, और जो इंग्लिश है उसकी सेक्शन कट ऑफ आपकी डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी। और बाकी जो मेंस कट ऑफ है, मतलब टोटल कट ऑफ है, उसके लिए आपको जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर फोकस कीजिए। बहुत से लोगों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स पे फोकस कीजिए, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस कीजिए। तो मेंस के लिए आप इतना ही कर सकते हो, और जो सब्जेक्ट वीक है ना उसके पीछे ज्यादा मत भागिए, वीक को बस इतना कीजिए कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। टोटल कट ऑफ के लिए जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना वही मदद करेगा। जैसे मेरी रीजनिंग, तो मैंने रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया और उसमें मेरे फुल मार्क्स आए। तो सेम आपको अपना फेवरेट सब्जेक्ट ढूंढना है। और मैं अपने आइडिया से बोलती हूँ, आप में से बहुत सारे होंगे जिनका रीजनिंग और मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। इंग्लिश बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम करते हैं ना, तो इंग्लिश के लिए आप मेरा वाला तरीका अपनाइए, ये डेफिनेटली आपको मदद करेगा। चलिए, इसके साथ हमारा ये वाला जो डिस्कशन है कंप्लीट हो गया। ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपको रीजनिंग की बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप रीजनिंग में अच्छा कर सकते हैं। और इंग्लिश मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इंग्लिश के ऊपर, और अब मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ, मेरे को टेंसेस नहीं आते, मेरे को पूरी ग्रामर सब कुछ आती। उन सब की वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलती जाएगी। 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग इस तरह से जो है तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ आपको जरूर शेयर करें, और जैसा था इस वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।